আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दे दी है। इस स्वास्थ्य बीमा को राष्ट्रीय बीमा योजना आयुष्मान भारत के तहत मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय बीमा योजना आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए बैठक में लिया गया। आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना यानी ABPMJ के तहत 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों सहित 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। इस मंजूरी के साथ 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बावजूद ABPMJ का लाभ उठा पाएंगे। सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ABPMJ के तहत 5 लाख रुपए का आर्थिक टॉपअप कवर देने की घोषणा की है। यह वरिष्ठ नागरिक अगर अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं या निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसीज में भी है तो उन्हें भी इस निर्णय का लाभ होगा। केंद्र सरकार के अनुसार ABPMJ दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो 12.34 करोड़ परिवारों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। इस योजना के तहत 7.37 करोड़ लोग, जिनमें 49% महिलाएं शामिल है, वर्तमान में अस्पताल में वित्तीय लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने यह भी दावा किया है कि इस परियोजना पर अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा चुका है। प्रारंभ में भारत में 10.74 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारों को इस योजना के तहत लाया गया था। इसके बाद जनवरी 2022 में ABPMJ के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर 12 करोड़ परिवार कर दिया गया। सरकार ने कहा कि मुफ्त स्वास्थ्य सेवा योजना को जमीनी स्तर तक लाए जाने के लिए देश भर में 37 लाख आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को काम पर लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राष्ट्रीय स्तर पर वामपंथी आंदोलन को बड़ा धक्का मिला है। CPIM के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया। सीताराम येचुरी का गुरुवार दोपहर दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। सीताराम येचुरी विपक्षी भारत गठबंधन के सक्रिय सदस्य थे। यह राष्ट्रीय स्तर पर वामपंथी आंदोलन के लिए एक अध्याय का अंत है। CPIM के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी का शनिवार को 72 वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया। पॉलिटिकल ब्यूरो के अनुभवी सदस्य ने आखिरकार गुरुवार को अंतिम सांस ली। सीताराम येचुरी के परिवार ने उनका शरीर चिकित्सा के लिए एम्स को दान कर दिया। सीताराम येचुरी ने 1978 में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अखिल भारतीय संयुक्त सचिव और 1984 में अध्यक्ष के रूप में काम किया। वे CPIM के अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य समिति के सदस्य भी थे। 1985 में पार्टी की केंद्रीय समिति के लिए चुने गए और 1992 में पॉलिटिकल ब्यूरो के सदस्य थे। 2015 में उन्होंने CPIM का अखिल भारतीय महासचिव चुना गया। सीताराम येचुरी 2005 से 2017 तक बंगाल के राज्यसभा सदस्य थे। सीताराम येचुरी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में वामपंथी विचारधारा पर अडिग रहते हुए भारत के आर्थिक विकास, किसानों की समस्याओं, श्रम अधिकारों और सांप्रदायिक सद्भावना पर मुखर रूप से विचार व्यक्त किया। उन्होंने नव उदारवादी नीतियों की आलोचना की और सरकार की नीतियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। हालांकि वे सफल वामपंथी नेता थे, लेकिन उनके नेतृत्व में पार्टी को पश्चिम बंगाल और केरला जैसे राज्यों में वाम मोर्चे की गिरावट और आंतरिक वैचारिक मतभेद जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सीताराम येचुरी ने हमेशा नेतृत्व की रणनीति और पार्टी सामंजस्य के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने और भारत अलायंस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके निधन को वाम आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने अपनी अंतरिम सरकार की प्राथमिकता के रूप में 6 क्षेत्रों में सुधारों की घोषणा की है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बीएनपी और जमाते कैंप ने चुनाव की मांग तेज कर दी है। हालांकि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने कहा कि चुनाव तुरंत नहीं होगा और उनकी प्राथमिकता प्रशासन, न्यायपालिका और अन्य क्षेत्रों में सुधार करना है। उन्होंने इसके लिए 6 कमिटीज के गठन की घोषणा की है। आवामी लीग ने यूनुस के भाषण की आलोचना की है, जबकि बीएनपी ने सुधारों को निर्वाचित सरकार का काम बताया है। कुल मिलाकर बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक खींचतान जारी है। बांग्लादेश में कानून का शासन ठीक से स्थापित नहीं हुआ। हाल ही में आवामी लीग के पूर्व कार्यकर्ता मसूद की जमाते इस्लाम के कार्यकर्ताओं ने हत्या कर दी और गाईबंधा यूनियन में 2 व्यक्तियों की पीट कर हत्या कर दी गई। सरकार ने चेतावनी दी है कि कानून अपने हाथ में लेने वाले लोगों को सख्त सजा मिलेगी। तारिक रहमान ने लंदन से बयान जारी कर साजिश का जवाब देने की मांग की है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अंतरिम सरकार लंबे समय तक सत्ता में रह सकती है और जल्द ही चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है। भारत पड़ोसी देश की राजनीतिक उथल-पुथल पर कड़ी नजर रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने त्रिस्तरीय पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्यों से पारदर्शिता बरतते हुए कार्य समय पर पूरा करने का आग्रह किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य की योजनाओं के अलावा स्थानीय संसाधनों के उपयोग के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भी आह्वान किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने त्रिस्तरीय पंचायतों के नवनिर्वाचित सदस्यों से पारदर्शी तरीके से कार्य करने की आग्रह की है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने गुरुवार को कहा कि पंचायत के कामकाज के बारे में अलग अलग समय में लाए गए आरोप स्वीकार्य नहीं है। এবং আমরা সবাই জানি যে এখানে জেলা পরিষদের টোটাল ত্রিপুরাতে প্রায় 116টার মতো আমাদের সদস্য সংখ্যা, পঞ্চায়েত সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা 423 এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট সদস্য সংখ্যা 6370। অর্থাৎ এই যে সংখ্যা, মানুষ কিন্তু তাদের উপর অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আছে। আমাদের সরকার, কেন্দ্রের সরকারই হোক আর ত্রিপুরা সরকারই হোক, বারবার যেটা আমরা জোর দিই যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতেও আমরা যেভাবে ট্রান্সপারেন্সির মাধ্যমে এই দুটো সরকার, যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার যেভাবে চলছে, ত্রিস্তরীয় যেটা স্থানীয় যে সরকার সেখানেও সেইভাবে চলবে। অনেক সময় অনেক জায়গা থেকে অনেক খবর আসে, সেটা কোনো অবস্থায় কাম্য নয়। আমি এখানে নবনির্বাচিত যারা সদস্যরা আছেন বা সভাধিপতি, সহকারী সভাপতি, ওনাদেরকে আমি বলবো যে প্রধানমন্ত্রীর যে ইচ্ছা যে স্বচ্ছ প্রশাসন সেটা আপনারা দেবেন। আমরা যেভাবে আমাদের ত্রিপুরা সরকার যেভাবে দিচ্ছে আপনারাও সেভাবে দেবেন। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य स्तरीय योजनाओं के साथ साथ स्थानीय संसाधनों के उपयोग की अपील की है। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत अधिकारियों और सदस्यों को कार्य समय पर पूरा करने की दिशा में भी ध्यान आकर्षित किया है। কিন্তু এরকম না যে শুধুমাত্র ত্রিপুরা সরকারই করবে, এখানেও কিন্তু স্থানীয়ভাবে আমরা যেটা ভোকাল ফর লোকাল বলি, ভোকাল ফর ওখানের যে স্থানীয় সম্পদ সেটাকে সামনে রেখে আমাদের সমস্ত গ্রামগুলোকে যাতে আরো ডেভেলপ করা যায় সেই দিশায় আমাদের কাজ করতে হবে। শুধু গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলার যে পরিষদ, সেখানে সব জায়গার মধ্যে আমাদের এই ডেভেলপমেন্টের কাজগুলো আমাদের করতে হবে। আমরা এখানে বিভিন্ন যে প্রকল্পগুলো সময় সময় আমাদের আসে, সেই প্রকল্পগুলো আপনাদের মাধ্যমে সেটা সম্পন্ন হবে। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था के तहत जिला परिषदों में 116, पंचायत समितियों में 423 और ग्रामीण पंचायतों में 6370 सदस्य हैं। मुख्यमंत्री ने पंचायत राज प्रशासन में पारदर्शिता पर जोर दिया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। जहां 92% पंचायत सीटों पर भाजपा का कब्जा है, वहां मुख्यमंत्री के संदेश को लोगों द्वारा अधिक महत्व मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। ICFA University Tripura,
where dreams take flight. Celebrating 20 years of excellence in engineering, management, law, education, paramedical science, humanities, social science and nursing. Join us now and dare to dream big. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই, লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 36 हो गई है। इनमें से 26 परिवारों को पूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है। राज्य प्रशासन ने कहा कि 7 लोगों के परिवारों को अंतरिम वित्तीय सहायता दी गई है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 36 हो गई है। राज्य सरकार ने कहा कि बाढ़ के कारण एक व्यक्ति अभी भी लापता है। बाढ़ में मारे गए 36 लोगों में से राज्य प्रशासन ने 26 लोगों के परिवारों को पूर्ण आर्थिक सहायता और 7 अन्य को अंतरिम वित्तीय सहायता पहले ही दे दी है। प्रशासन ने कहा कि बाकी लोगों को भी जल्द ही आर्थिक सहायता दी जाएगी। बाढ़ के बाद राज्य में अब भी 76 राहत शिविर हैं। इन शिविरों में 3873 लोग शरण लिए हुए हैं। उन्हें जिला प्रशासन द्वारा पीने का पानी, भोजन और स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य भर में 62,205 घर पूरी तरह से या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इनमें से 10,483 घरों के लिए 11.92 करोड़ रुपये का अंतरिम मुआवजा दिया जा चुका है। सरकार ने कहा है कि राज्य में सभी स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए हैं और छात्रों की उपस्थिति सामान्य है। राज्य के विभिन्न स्कूलों के छात्रों को लगभग 20,000 किताबें वितरित की गई हैं। खाद्य विभाग ने अगले 2 महीनों के लिए प्रति राशन कार्ड अतिरिक्त 10 किलो चावल प्रदान करने की पहल की है। राज्य प्रशासन ने कहा है कि चावल देने की प्रक्रिया अगले 10 से 15 दिनों में शुरू कर दी जाएगी। राज्य में 1,664 क्षतिग्रस्त सड़कों में से 81 सड़कों का नवीनीकरण किया गया है। 187 सड़कों पर काम चल रहा है। 553 के लिए निविदाएं प्रक्रियाधीन हैं और 843 सड़कों की मरम्मत के लिए अनुमान लगाया गया है। पीडब्ल्यूडी ने 5 अक्टूबर 2024 तक राज्य में बाढ़ प्रभावित प्रमुख सड़कों की बहाली और मरम्मत कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। जल संसाधन विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त 1136 एलआई परियोजनाओं में से 140 परियोजनाओं की मरम्मत पूरी हो चुकी है, जबकि 426 परियोजनाओं की मरम्मत चल रही है। राज्य प्रशासन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने अब तक 2,632 स्वास्थ्य शिविरों में 1,10,279 लोगों की स्वास्थ्य जांच की है और अब तक जल जनित बीमारी की कोई सूचना नहीं है। बिजली विभाग के सभी अनुमंडलों और मंडलों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है, जबकि अमरपुर, शांतिर बाजार, शबरूम और उदयपुर में 95 से 98% बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। राज्य प्रशासन ने दावा किया है कि अगले 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति 100% तक बहाल कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। प्रदेश में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर को होगी। त्रिपुरा हाईकोर्ट के अलावा लोक अदालतों को पब्लिक हॉलिडे पर राज्य के सभी जिला और उपमंडल अदालत परिसरों में आयोजित किया जाएगा। 51 बेंचेस में कुल 23,994 मामले निपटाए जाएंगे। इनमें मुकदमा पूर्व विवादों से संबंधित
3,920 मामले और अदालत में लंबित 20,074 मामले शामिल हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में 370 मोटर दुर्घटना मुआवजा प्रकरण, 3,205 बैंक लोन रिपेमेंट केसेस, 17,777 नेगोशिएबल क्रिमिनल डिस्प्यूट्स, 286 वैवाहिक विवाद, 1,601 चेक बाउंस मामले, नौकरी से संबंधित 11 मामले और 16 सिविल मामले निराकरण के लिए लाए जाएंगे। इस बीच त्रिपुरा उच्च न्यायालय में एक पीठ बैठेगी। इस पीठ के समक्ष 31 मामले को निपटाने के लिए लाया जाएगा। अगरतला में लोक अदालत परिसर में सबसे अधिक 11 पीठ स्थापित किए जाएंगे। त्रिपुरा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की सदस्य झूमा दत्त चौधरी ने सभी संबंधितों से अपील की है कि वह त्वरित कानूनी लागत पर मामलों की निपटने में सहायता करें। আমরা এই বছরের তৃতীয় জাতীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত করতে যাচ্ছি। আমাদের এই আয়োজন প্রায় 1.5 মাস আগে থেকে শুরু হয়েছে। প্রথমে আমরা মামলাগুলি সিলেক্ট করি, কোন কোন মামলাগুলো লোক আদালতে গ্রহণযোগ্য। তারপর আমরা নোটিশ তৈরির কাজগুলো করেছে, সেগুলো পাঠানো হয়েছে। সমস্ত নোটিশগুলো ইতিমধ্যেই যারা যারা পার্টি আছেন ওদেরকে পাঠানো হয়ে গেছে। আমরা এই বছর প্রায় 23,994টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য আমরা লিস্ট করেছি, যার মধ্যে কিছু আছে যেগুলি আদালতে বিচারাধীন আছে, আর কিছু প্রিলিটিগেটিভ ম্যাটার যেগুলো এখনো আদালতে যায়নি। বিচারাধীন মামলাগুলোর মধ্যে প্রায় 20,000 मामला রয়েছে। এর মধ্যে मामले के दोनों पक्षों को नोटिस पहले ही जारी किया गया है। लोक अदालत में नोटिस प्राप्त करने वाले लोग 6 अगस्त से संबंधित डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और सब डिविजनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफिस में संपर्क कर मामले को पूर्व सुलह या निपटारे का लाभ उठा सकते हैं। पैरालीगल वॉलंटियर्स उन लोगों की मदद करेंगे जिन्हें लोक अदालत में नोटिस दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। प्रति यूनिट बिजली दरों में 7% की बढ़ोतरी के 1 महीने बाद राज्य सरकार ने चीनी की कीमत में 7 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की है। चीनी की बढ़ी हुई कीमत इस महीने से ही प्रभावी हो गई है। प्रशासन कुछ दिनों बाद बाजार में छापा मारकर वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने का नाटक कर रही है। कह सकते हैं दिखावा कर रही है राज्य प्रशासन। लेकिन जब सरकार खुद आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की कीमतें बढ़ा रही है तो सवाल उठता है, तो फिर कीमतों को नियंत्रित कौन करेगा? बाद राज्य सरकार ने चीनी की कीमत में 7 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की है। इतना ही नहीं, चीनी की बढ़ी हुई कीमत इस महीने से एक कलम के झटके से ही लागू हो गई है। ऐसे में चीनी का बकाया 2 महीने तक एक साथ दिया जाएगा और उसी से खाद्य विभाग के फंड को और बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि राशन में चीनी की सप्लाई पिछले 3 महीने से बंद है, लेकिन 1 महीने का बकाया चुकाने के नाम पर उपभोक्ताओं से बढ़ा हुआ दाम वसूला जाएगा। सवाल उठता है कि क्या सरकार ने उपभोक्ता के साथ मिलकर अपना काला बाजार शुरू कर दिया है? हालांकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उछाल आया है। जहां पिछले जून से राशन में चीनी की आपूर्ति बंद हो गई है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली लगभग ध्वस्त हो गई है। जून के अंत में मुट्ठी भर राशन में नाम मात्र का आवंटन भेजा गया और जुलाई और अगस्त में राशन प्रणाली के माध्यम से चीनी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी गई। अंत में राशन में चीनी की कीमत 23 रुपये से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलो की गई, जिससे आम लोगों की आशंकाएं साबित हो रही है। सरकारी कीमतों की बढ़ोतरी की वजह से खासकर खुले बाजार में खासकर त्योहारी सीजन के दौरान चीनी के दाम में उछाल आएगा। राशन में बीपीएल और एपीएल की शुरुआत सभी उपभोक्ताओं को दालों और तेल पर सब्सिडी बंद करने से हुई। बीच बीच में राशन व्यवस्था में मसालों की सप्लाई शुरू की गई है। मसाले अब चले गए। प्रति कार्ड 1 लीटर खाद्य तेल के आवंटन की घोषणा साल में 4 बार की गई थी, लेकिन इसे आज तक लागू नहीं किया गया है। एक और जहां त्योहार
दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, उस स्थिति में उपभोक्ताओं को केवल एक ही बार खाद्य तेल प्राप्त हुआ है। चीनी, दाल और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति अनियमित हो गई है। कुछ जगहों पर महीने के पहले सप्ताह में चावल खर्च किया जा रहा है। एक उपभोक्ता को उचित मूल्य साइन बोर्ड के साथ दुकानों को आवंटित सभी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए महीने के अंतिम दिन तक भागना पड़ता है। इस बार खाद्य विभाग ने 3 महीने से चीनी के बकाया का क्या होगा, इस पर कोई स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं समझा, जबकि चीनी की बढ़ी हुई कीमत 7 रुपये प्रति किलो पर इस साल सितंबर से प्रभावी हो गई है। डीलरों के अनुसार 1 महीने के चीनी के बकाये का मिलान सितंबर की चीनी से किया जाएगा। हालांकि राशन डीलरों को यह पता नहीं है कि बाकी 2 महीनों के लिए विभाग का फैसला क्या होगा। अब 3 महीने तक चीनी की आपूर्ति बंद रखने के बाद पूरा भुगतान चरणों में किया गया है, लेकिन अतिरिक्त 7 रुपये की वसूली की जाएगी, ऐसा राज्य के 9 लाख आम उपभोक्ता परिवारों का डर है। ऐसी स्थिति में जहां राज्य में 1.28 लाख लोग विनाशकारी बाढ़ की स्थिति से प्रभावित है, सरकार का ऐसा फैसला पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।